सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे। वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने परेशानी आए, इसके लिए अलग अलग फैसले लिए। वायदा किया था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया है, उस पैसे को वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। वायदा किया था 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को हर साल नौकरी और रोजगार देंगे। किसान के साथ वायदा किया था कि सरकार बनने के बाद एमएसपी का कानून बना देंगे और 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। साथियों, आपको याद होगा मैंने पिछले साल फरवरी के महीने में एक परिवर्तन यात्रा करी थी और होली का समय था। उन दिनों में मैं पलवल के इलाके में आया हुआ था। मैंने उस यात्रा के दौरान 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाने का काम किया। 4200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल करके लोगों के बीच में गया था, खुलकर के लोगों से बातचीत करता था। भाषण देने की बजाय सीधा सीधा बैठ करके चर्चा किया करता था। मैंने हर गांव में, हर कस्बे में और शहर के हर वार्ड और मोहल्ले में जाकर के लोगों से बात करी। गांव की हालत इस किस्म की थी, देख करके सुन करके हैरानी होती थी। स्कूलों में मास्टर नहीं थे, किसी गांव में अस्पताल था, डॉक्टर नहीं थे, सड़कें टूटी हुई थी, पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था। नहर में शुद्ध पानी चलने के बजाय केमिकल वाटर चल रहा था। लोग सरकार से दुखी थे, परेशान थे। हर वर्ग की अपनी अपनी परेशानी थी। बुजुर्गों के बीच में बैठ करके जब बात करता था, पूछता था कि सरकार बनने के बाद क्या सुविधा मिली, तो आगे से जवाब आता था कि 1,80,000 की आय की आड़ के अंदर हमारी पेंशन काट दी गई। हमें पेंशन काट करके परेशान किया जा रहा है। मैंने जब पूरे प्रदेश की जानकारी ली, आपको सुन करके हैरानी होगी। आज 6 लाख से ज्यादा लोग ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद काटी गई। गरीब आदमी के मोहल्ले में जब गया, उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरी पेंशन भी काट दी, मेरा पीला कार्ड भी काट दिया। 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीले कार्ड इस सरकार ने काटे। ये कह करके काट दिए कि जिसके घर में कोई 2 पहिया वाहन है, हम उसको पेंशन नहीं देंगे, पीला कार्ड नहीं देंगे। कि हमारे पास एमएलए की संख्या पूरी नहीं है। अगर संख्या पूरी होती तो फिर हम विनोद फोगाट को राज्यसभा का मेंबर बना देते। उससे पूछने वाला हो, जब तेरे पास संख्या बल था तब तुझे खिलाड़ी याद नहीं आए, तब तैने अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने का काम किया, तब तैने किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं भेजा, तब तैने क्यों भेदभाव किया। ये सत्ता में रहते हुए खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते थे। जो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता था या जो उनके गुणगान नहीं करता था, उसको रोजगार और नौकरी देने में भेदभाव किया जाता था। इस काम की शुरुआत इस प्रदेश में खिलाड़ियों के मान सम्मान की किसी ने करी। अगर कोई स्पोर्ट्स की पॉलिसी किसी ने बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त बढ़ाई गई थी। 2000 के अंदर
15 अगस्त के दिन हिसार के अंदर तिरंगा फहराने के लिए गए। साथियों, सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कौन बनेगा करोड़पति। उन दिनों एक सीरियल चलता था अमिताभ बच्चन, जिसको सीरियल के अंदर मुख्य भूमिका निभाते थे। करोड़पति के नाम का सीरियल था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ध्यान जब उसके ऊपर गया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सीरियल में जाने वाला तो कोई बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी सिडनी ओलंपिक में खेलने के लिए जो गया हुआ है, अगर गोल्ड मेडल जीत करके आएगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देने का काम करूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश की एक बहुत ही लड़की कर्णम मलेश्वरी नाम था, ब्राउन मेडल जीता था। मैं उस ओलंपिक में गया हुआ था, मैं उसका इवेंट देख रहा था। मैं उसका इवेंट जब देख रहा था, जब उसका ब्राउन मेडल आया, मैंने जाकर के उसको बधाई दी, मुबारकबाद दी। और उसके बाद मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से आपको 30 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उस लड़की की आंखें आंसू से भराई थी। मैंने उसको कहा कि आंसू किस बात की खुशी होनी चाहिए। कहती आज तक कितनी दफा हम खेलने के लिए आए, किसी भी सरकार ने 1 पैसा नगद देकर के हमारा सम्मान नहीं किया। आप पहले व्यक्ति हो जो ये कह रहे हो कि हम आपको नगद पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे। हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आज उसी का नतीजा है कि ओलंपिक के अंदर जितने खिलाड़ी खेलने गए हैं, आज 6 मेडल आए। 6 में से 4 मेडल अकेले हरियाणा प्रदेश के हैं। केवल हमारी बनाई हुई पॉलिसी का नतीजा है। आज साथियों कि हमारे पास एमएलए की संख्या पूरी नहीं है। अगर संख्या पूरी होती तो फिर हम विनेश फोगाट को राज्यसभा का मेंबर बना देते। उससे पूछने वाला हो जब तेरे पास संख्या बल था तब तुझे खिलाड़ी याद नहीं आए, तब तैने अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने का काम किया, तब तैने किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं भेजा, तब तैने क्यों भेदभाव किया। ये सत्ता में रहते हुए खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते थे। जो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता था या जो उनके गुणगान नहीं करता था, उसको रोजगार और नौकरी देने में भेदभाव किया जाता है। इस काम की शुरुआत इस प्रदेश में खिलाड़ियों के मान सम्मान की किसी ने करी। अगर कोई स्पोर्ट्स की पॉलिसी किसी ने बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त बढ़ाई गई थी। 2000 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 15 अगस्त के दिन हिसार के अंदर तिरंगा फहराने के लिए गए। साथियों, सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कौन बनेगा करोड़पति। उन दिनों एक सीरियल चलता था अमिताभ बच्चन, जिसको सीरियल के अंदर मुख्य भूमिका निभाते थे। करोड़पति के नाम का सीरियल था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ध्यान जब उसके ऊपर गया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सीरियल में जाने वाला तो कोई बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी सिडनी ओलंपिक में खेलने के लिए जो गया हुआ है, अगर गोल्ड मेडल जीत करके आएगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देने का काम करूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश की एक बहुत ही लड़की कर्णम मलेश्वरी नाम था, ब्राउन मेडल जीता था। मैं उस ओलंपिक में गया हुआ था, मैं उसका इवेंट देख रहा था। मैं उसका इवेंट जब देख रहा था, जब उसका ब्राउन मेडल आया, मैंने जाकर के उसको बधाई दी, मुबारकबाद दी। और उसके बाद मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से आपको 30 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उस लड़की की आंखें आंसू से भराई थी। मैंने उसको कहा कि आंसू किस बात की खुशी होनी चाहिए।
कहती आज तक कितनी दफा हम खेलने के लिए आए, किसी भी सरकार ने एक पैसा नगद देकर के हमारा सम्मान नहीं किया। आप पहले व्यक्ति हो जो ये कह रहे हो कि हम आपको नगद पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे। हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आज उसी का नतीजा है कि ओलंपिक के अंदर जितने खिलाड़ी खेलने गए हैं, आज 6 मेडल आए हैं, 6 में से 4 मेडल अकेले हरियाणा प्रदेश के हैं। केवल हमारी बनाई हुई पॉलिसी का नतीजा है। आज साथियों, हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का संयुक्त बैठक का एक कार्यक्रम रखा। आज करीब 6 लोकसभा क्षेत्र हमारे कंप्लीट हो गए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है। आज काम का समय है, बारिश भी है, उसके बावजूद मंडी का शेड है, पूरा भरा हुआ था। इतने लोग बाहर बड़ी संख्या में बाहर में भी थे। ये बदलाव की निशानी है। लोग 10 साल कांग्रेस का राज देख चुके हैं, कैसे हुड्डा ने खास करके आपके पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांवा, झज्जर, जो एनसीआर के जिले थे, सोनीपत, वहाँ किसान की बेशक कीमती जमीन को कोड़ियों के दाम पे लिया, दफा 4-6 के नोटिस दिए और फिर उसको बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ में सौंप करके उनका पार्टनर बन गया। लोग उस बात को भूल नहीं पाए। जहाँ लोग भाजपा को सत्ता से पार करें, वहाँ कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दें। इसका एक बड़ा कारण और भी है। एक हल्के में 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं, दोनों बाप बेटा। आप पत्रकार भी चला गया और आपने कह दिया कि हुड्डा साहब मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो आपके कंधे पे हाथ धर दिया कि तू ज्वाइन कर ले और ज्वाइन करने के बाद मैं तेरी पैरवी करूँगा। तो आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस। हर हालत में बड़ा बदलाव आएगा। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी में सरकार है। दिनेश फोगाट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? फैसला अभी आना बाकी है उसका। जूरी के पास जो इंटरनेशनल कमेटी की जूरी होती है उसके पास उसकी अपील गई हुई। हम तो उम्मीद करेंगे कि फैसला अच्छा, उसको सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए। अगर ना दिया जाए तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करना चाहिए। हालांकि सरकार ने सम्मान की बात जरूर कही। कर्मचारी को पक्का करने की बात है या एससी जो आरक्षण है उसमें 36 बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही की बात कही जा रही है। 10 साल राज था इनका, इन्होंने कच्चे कर्मचारी भर्ती क्यों किया? पहले पक्के भर्ती करने चाहिए। अब चुनाव आ गया, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, इसलिए कैसे कर्मचारियों को शांत किया जाए, ये घोषणाएं हैं। ये काम हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। सीएम की जो घोषणा थी किसानों को लेकर के, कहा कि कई करोड़ का कर्ज माफ करा है, एमएसपी की बात कही है। 133 करोड़ का कर्जा माफ करने की बात, वो कर्जा नहीं है, वो अभियान है। 133 करोड़ रुपया कर्जा तो एक गांव के किसानों पे मिल जाएगा। वो तो एक गांव के किसान का भी मिल जाएगा। मेरा बड़ा गांव है और वहाँ अगर वहाँ के किसान का कर्जा देखोगे तो मेरे ख्याल 5-4 हजार करोड़ रुपया मिलेगा। विधानसभा के चुनाव नतीजे से आप करें कांग्रेस में भगदड़ मचेगी, वो 15 कैंडिडेट आपके पास आएंगे तो आप टिकट देंगे उनको? हम तो समय बताएगा, जब कोई देने की बात आएगी आपको जरूर बुलाऊंगा। सरकार बनेगी? क्या लगता है आपको? शेष ही बताओ, आप बताओ। गठबंधन नहीं टूटेगा तो बन जाएगी ना, तो गठबंधन नहीं टूटेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि सब देखने को मिलेगा? देखो, कार्यक्रम का नाम था बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन वो यहाँ इस गठबंधन का जो प्रेम है वो बैठक ना रह के और कार्यकर्ता सम्मेलन ना रह के एक जनसलाब के रूप में एक रैली का रूप धारण कर गया। और आप सब लोगों ने कवरेज किया है और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, लोगों ने बड़ी शांति से बातें सुनी है। चाहे गठबंधन में पेंशन को 7500 करने की बात हो, चाहे और
रसोई गैस की बात हो, चाहे बिजली मुफ्त करने की बात हो, तो सारी बात से जो लोग प्लॉटों से वंचित रह गए हो उनकी बातें हों। यानी कि इस गठबंधन पे बड़ी उम्मीदें हैं और दिवाली के त्यौहार की तरह इस गठबंधन से लोग आप इतने खुश हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जिस तरह पहले गठबंधन 1998 में आप लोगों ने देखा 5 लोकसभा सीटें जीती, जिनमें से 1 लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी और 4 लोकसभा सीटें INLD ने जीती थी। तो ये लगभग 45 विधानसभा सीट जीती थी। तो उसी प्रकार 45 प्लस सीट ये गठबंधन जीतकर हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगा और लोगों को अच्छे कार्य काम करेगा, लोगों को सुख सुविधाएं मुहैया कराएगा। तो ये मैं आप सबको गठबंधन के बाद अब भी मुकाबला मानते हैं किसी पार्टी से? गठबंधन के बाद अब भी मुकाबला मानते हैं किसी पार्टी से? देखो, गठबंधन के बाद त्रिकोणीय मुकाबला घमासान होगा हरियाणा में, और जब त्रिकोणीय घमासान होगा उसी में तो हमारा गठबंधन जीत के आएगा। और त्रिकोणीय मुकाबला इतना भारी घमासान हरियाणा में होने वाला है और सभी पार्टियां इससे डरी हुई है और सभी लोग बस किसी की नजर ना लगे और आप लोग इसी तरह हमारा सहयोग करते रहे हर पत्रकार बंधु। तो ये गठबंधन पूरे हरियाणा में ये लहर जाएगी और निश्चित तौर पर सरकार बनेगी।